हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य को डिस्कस कर चुके थे इसके प्रीवियस वीडियो में। इस लेक्चर में हम नगरीय स्वशासन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, यानी नगर पालिका या नगरीय निकाय के बारे में डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हमने डाल चुके हैं जिसमें मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी नगरीय निकायों के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के काफी लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों, बहुत सारे लेक्चर डाल चुका हूं। परीक्षा नाम के बुक को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो मेरे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं सारे लेक्चर जाके, है ना। आइए शुरू करेंगे हम ज्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों क्या होता है ये नगरीय प्रशासन, इसे नगरीय निकाय भी कहते हैं। इसके पहले अपन ने पढ़ चुके हैं दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन 1882 में लागू हुआ था। स्थानीय स्वशासन 1882 में लागू हुआ था, अपन ने पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना, शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सीपी एंड बारार नगर पालिका अधिनियम 1922 में एक अधिनियम आया था दोस्तों, आजादी के पहले। सीपी एंड बारार यानी सेंट्रल प्रोविंस एवं बारार नगर पालिका अधिनियम आया था कब? 1922 में। इसको याद रखना है ना, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, और 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था आजादी के बाद, है ना। तो ये एक ही वाला याद रखना है। विंध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1946 में आया था। 1946 में विंध्य प्रदेश या विंध्यांचल प्रदेश बोल सकते हैं उसको, या विंध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1946 में आया था। उसके बाद जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948, जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 में आया था। एक कानून आया था, नगरीय प्रशासन से संबंधित कानून आया था, है ना। अधिनियम का मतलब कानून भी होता है, कानून होता है। मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम 1954 आया था, सन याद रखना है ना। एक अधिनियम बनाया गया था 1954 में, मध्य भारत। भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम 1955, भोपाल स्टेट हुआ करता था कि नहीं पहले 1955 के टाइम पे, है ना। तो भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम 1955 आया था। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आगे अपन पढ़ने वाले हैं, आजादी के बाद का ही है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नगर पालिका पंचायत विधेयक आया था 1993 में, है ना। एक विधेयक बनाया गया था, तो इसके बारे में भी डिटेल पढ़ने वाले हैं। कभी ऐसा पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश नगर पालिका पंचायत विधेयक कब आया? 1993 में। इसके बारे में अभी डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये सामने कुछ अधिनियम को याद रखना है दोस्तों। सीपी बारार वाला, विंध्य प्रदेश वाला, नगर पालिका पंचायत अधिनियम वाला। अपन क्या पढ़ रहे हैं? नगरीय प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नगरीय प्रशासन संबंधित फैक्ट देखते हैं, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1864 में, कब? 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर में नगर निगम बनाया गया था दोस्तों। ये नगर पालिका लिखा हुआ है, गलत है, या नगर निगम। नगर निगम बनाया गया था, है ना। क्या बनाया गया था? नगर निगम बनाया गया था, नगर निगम। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है कि नहीं। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में बनाया गया था 1864 में। 1864 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कब बनाया गया था? 1864 में बनाया गया था, याद रखना है। 1864 में बनाया गया था, याद रखना है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। है ना। जबलपुर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी पूछेगा तो 1864 में। 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर में नगर निगम बनाया गया था, है ना। नगर निगम बनाया गया था, इसका मतलब मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम 1864 में जबलपुर में बनाया गया था, है कि नहीं। इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी। देखो दतिया में 1907 में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई थी 1907 में। और 1 नवंबर 1956 के बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू हुआ, है ना। 1 नवंबर 1956 के बाद नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू हुआ। नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू होने के बाद मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू हुआ। ये वाला 1961 लागू हुआ। 1956 के बाद 1961 लागू हुआ, पारित हुआ, यानी लागू नहीं, पारित हुआ। 30 सितंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था, और उसके बाद नगर पालिकाओं का गठन शुरू हुआ दोस्तों। 73वां 74वां संविधान संशोधन आया, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं अपन, यहां समझिए पहले। अगला फैक्ट है, मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर में
मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर नगर पालिका की स्थापना 1870 में हुई थी दोस्तों, 1870 में हुई थी। मध्य भारत की सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर में 1870 में स्थापना हुई थी। और विंध्य प्रदेश की दतिया में पहली बार नगर पालिका बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये 1907 में, 1907 में, याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था? जबलपुर, 1864। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन सी? दतिया थी, 1907 में बनी थी। अगला फैक्ट देखते हैं, महाकौशल क्षेत्र में पहली बार नगर पालिका अधिनियम 1867 लाया गया था। महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 लाया गया था। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत, जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका में नगर निगम बनाया गया था दोस्तों। तो मैंने क्या बताया था, ये आजादी के बाद की बात है। आजादी के बाद फिर से उसको एक अधिनियम के माध्यम से 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका को नगर निगम बना दिया गया था। तो देखो दोस्तों, ये जो बाद में अधिनियम आया था उसके तहत ये बनाया गया था 1 जून 1950 को। लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे ही 1864 में ही, अंग्रेजों के टाइम पे 1864 में ही जबलपुर नगर निगम की स्थापना हो गई थी और मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर ही था, याद रखना है। यही पूछा जाता है बार बार, ये वाला अधिनियम 48 के अधिनियम के बाद बना था ना। तो समझ में आ गया कब क्या हुआ था। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, उसके बाद 1961 अधिनियम लागू होता है मध्य प्रदेश में। 1 फरवरी 1962 को लागू किया गया था यह अधिनियम। जो 1961 वाला अधिनियम है वो 1 फरवरी 1962 को उसके अगले साल लागू किया गया था दोस्तों। तो ये सामने के फैक्ट है जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए पहले बता दूं, संविधान का भाग कौन सा है? भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में लिखा हुआ है। नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद 243 ता से लेके है दोस्तों, ता से, है ना, ता से या छा तक, ता से लेके या छा तक के दिया हुआ है। या कभी का आ खा गा ऐसा है, या छा तक के दिया हुआ है, या छा तक के दिया हुआ है, याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नगर पालिकाओं के बारे में संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो भाग 9 का का में दिया हुआ है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 ता से लेके या छा तक के दिया हुआ है, या छा तक के। तो देखो दोस्तों, यहां पे अब लिखे हुए नगर पालिका से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 243 का पी से शुरुआत होती है कि नहीं? तो पी में क्या लिखा हुआ है पता है? पी में परिभाषा बताई गई है। परिभाषाएं, नगरीय निकाय की परिभाषाएं या नगर पालिकाओं की परिभाषाओं के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 243 पी में। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 243 क्यू में। इसमें नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। नगर पालिका गठन राज्य सरकार करेगी, है ना, उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन आ सकता है क्यू में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन। आर में क्या है? 243 के आर में है नगर पालिकाओं की संरचना। उसकी कैसी के संरचना होगी करके बताया गया। उसकी 3 संरचना होगी, है ना, 3 संरचना होगी, उसके बारे में बताया गया दोस्तों, है ना। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, संरचना के बारे में बताया गया। इसमें क्या है? 243 इसमें वार्ड समिति इत्यादि का गठन व संरचना के बारे में बताया गया है कि वार्ड समिति का गठन कैसे क्या किया जाएगा और उसकी संरचनाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद है 243 का टी, सीटों का आरक्षण। इसमें सीटों का आरक्षण के बारे में बताया गया दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें भी 1/3 आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। इसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण, इसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, याद रखना है ना। इसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, इतना याद रखें। उसके बाद अगला है यू में। यू में है नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का ही होगा। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का, है ना। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का ही होगा। कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का ही होगा। आरक्षण कितना होगा मैंने बता दिया, 1/3, है ना। उसके बाद अगला है, देखो यू के बाद वी आता है। तो वी में क्या लिख रखा है? वी में बताया गया है, वी में क्या है? वी में योग्यता के बारे में बताया गया है कि ये कैसी कैसी योग्यता इसकी होगी, है ना, भारत का नागरिक हो, है ना, ये सब योग्यताओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद है डब्ल्यू, नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार एवं दायित्व के बारे में बताया गया है कि उनको क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है, उनका प्राधिकार क्या है और उनका क्या दायित्व दिया गया है उनको, ये डब्ल्यू में है। उसके बाद ये जेड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ गया है, नगर पालिकाओं का चुनाव, है ना। ये
कई बार पूछा जा चुका है। इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं 243 का या कका, या कका, या कका है, या कका, या है उसका का है ना। 243 के का में नगर पालिकाओं का चुनाव के बारे में बताया गया है ना, यानी कि डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है नगर पालिकाओं का चुनाव, नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित है, पूछा जा सकता है कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित है, तो नगर पालिकाओं के निर्वाचन से 243 का या का, जिसको इंग्लिश में ZA बोलते हैं, ZA इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य सरकार कराएगी, राज्य सरकार कराएगी, ये बताया गया है। अगला है 243 का ZB, ZB नहीं है, Z243 का ZD, इसमें जिला योजना समिति, जिला योजन समिति, जिला योजन समिति के बारे में बताया गया कि एक जिला योजन समिति बनाई जाएगी जो जिले में विकास का कार्य करेगी। जिसमें से देखो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद इसमें से ये वाला है, क्यू वाला, नगर पालिकाओं का गठन। दूसरा, नगर पालिकाओं का निर्वाचन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चुनाव वाला सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। टी वाला पूछा जा सकता है महिलाओं के आरक्षण से रिलेटेड, ये वाला। और एक बार इन सबको देख लेना है बस, ये समझ में आया क्या? बस इतने अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो मैंने बता दिया आपको, बाकी चीज तो सब बता दिया। 74वां संविधान संशोधन, देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, और है कि नहीं। उसके बाद एक और बार देख लेते हैं 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 का जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन में भाग 9 का जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन एवं कार्य से संबंधित एक निश्चित दिशा निर्देश दिए गए हैं। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पूछा जा सकता है। संविधान में कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका या नगरीय निकायों से है। नगर पालिका या नगरीय निकाय से है, याद रखना है। नगर पालिका या नगरीय निकाय से है 12वीं अनुसूची का संबंध, है ना। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी जब दोस्तों, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे लाया गया था 74वां संविधान संशोधन। PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है। इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। PV नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इतना याद रखना है 74वां संविधान संशोधन से, बस, है ना। और कहां से कहां तक है नगर पालिका? ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो ये अनुच्छेद है 243 ता से लेके या छा तक के। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो P से ZG तक है। समझ में आ गया? आगे हम डिस्कस करते हैं अब इधर साइड में नगरीय निकाय और आवश्यक शर्तें और उनकी योग्यता के बारे में देखते हैं। यहां पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन नगर पंचायत की। तो नगर पंचायत को नगर परिषद भी कहते हैं, नगर पंचायत को नगर परिषद भी कहते हैं, याद रखना है। इसमें 20,000 से 50,000 तक के आबादी में एक नगर पंचायत का गठन किया जाता है। 20,000 से 50,000 तक की आबादी में एक नगर पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें वार्ड संख्या 10 से 20 होती है दोस्तों, इसमें वार्ड संख्या 10 से 20 होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है ना, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, यानी कि इसका सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तो नगर पंचायत के बारे में सुनिए। नगर पंचायत का गठन 20,000 से लेकर 50,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र में किया जाता है ना। नगर पंचायत का प्रमुख CMO होता है दोस्तों, CMO जो PSC से बन के जाता है, CMO होता है। जैसे अपन ने वहां पढ़े थे CEO होता है, वैसे CMO होता है। पंचायत की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल भी कहा जाता है। पंचायत नहीं, नगर पंचायत की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसके अध्यक्ष और सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। याद रखना है जो बोल के बताया। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और न्यूनतम आयु मैंने बता दिया 21 वर्ष। बस इतना ही याद रखना है दोस्तों।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन नगर पालिका की। तो 50,000 से अधिक और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका का गठन किया जाता है। इसमें 20 से 40 वार्ड होते हैं। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके भी न्यूनतम, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष। न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष, है ना, ये याद रखना है। तो नगर पालिका क्या समझ में आया? 50,000 से अधिक और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका का गठन किया जाता है ना। इसका प्रशासनिक प्रमुख सीएमओ होता है दोस्तों। इसका भी प्रशासनिक प्रमुख सीएमओ होता है ना, ये याद रखना है। उसके बाद नगर पालिका के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों। नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नगर पालिका वाले के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इतना याद रखना है। अब बात करते हैं अपन नगर निगम की, बहुत इंपॉर्टेंट है नगर निगम। तो महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। महापौर को इंग्लिश में मेयर भी कहते हैं, मेयर, MAYOR, मेयर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महापौर। महापौर नगर निगम का। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है, जिसे मेयर भी कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है दोस्तों। नगर निगम का प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है, जिसे इंग्लिश में म्युनिसिपल कमिश्नर भी कहा जाता है। तथा राजनीतिक प्रमुख महापौर होता है। तथा राजनीतिक प्रमुख जो होता है ये महापौर होता है। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। महापौर पदेन अध्यक्ष भी होता है दोस्तों, है ना। नगर निगम का अध्यक्ष यही होता है। महापौर पदेन अध्यक्ष भी होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। इसमें कई नगर पालिकाएं शामिल होती है। नगर निगम में कई नगर पालिकाएं शामिल होती है। इसके सदस्य और अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों। इसके सदस्य और अध्यक्ष ये महापौर होता है। इसके सदस्य भी और अध्यक्ष भी प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट चुने जाते हैं। जबकि उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि जो महापौर होता है वही अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष जो है वो डायरेक्ट चुना जाता है। अध्यक्ष और सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं और जो उपाध्यक्ष होता है वो इनडायरेक्ट चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर निगम बनाया जाता है। 40 से 70 वार्ड होते हैं इसमें। महापौर इसका प्रमुख होता है। महापौर जिसे मेयर भी कहते हैं। 5 वर्ष कार्यकाल होता है और महापौर बनने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए दोस्तों। महापौर का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो। तो समझ में आ गया, ये इतना है, 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, नगरीय निकाय के चुनाव, एक नोट याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीय निकाय के चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर लड़े जाते हैं दोस्तों। राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट रहता है, इनको राजनीतिक दल के आधार पर लड़े जाते हैं। जबकि अपन ने पंचायती राज्य व्यवस्था पढ़े थे, उसका जो चुनाव होता है गैर राजनीतिक दल के आधार पर लड़े जाते हैं। लेकिन इसका चुनाव, नगरीय निकाय का चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर लड़े जाते हैं, इतना याद रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं, अब नगरीय प्रशासन के कार्य देखते हैं। शासन के कार्य, क्या क्या कार्य इनको सौंपे गए हैं दोस्तों। तो नगरीय योजना, इसमें शहरी योजना भी शामिल होती है। भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण करना इसका काम है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना तैयार करना इसका काम है। सड़क हो गया, पुल आदि का निर्माण और मरम्मत करवाना भी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजनों का नियमित जल की आपूर्ति, जो जल की आपूर्ति की जाती है उसका भी ये काम होता है दोस्तों। लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कूड़ा करकट का प्रबंधन करना, कचरा को इकट्ठा करना एक तरफ ले जाके, है ना। अग्निशामक सेवाएं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उसकी व्यवस्था करके रखना, हर समय काम आए वाला, इस प्रकार का। नगरीय वनिकी, पर्यावरण संरक्षण के हित में काम करना। पारिस्थितिक पहलुओं पर अभिवृद्धि करना भी इसका काम है। समाज के कमजोर वर्ग जो है, जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति सम्मिलित है, हितों का संरक्षण करना भी इसका काम है। गंदी बस्तियों को सुधार करना इसका काम है। नगरीय निर्दयता में कमी,
नगरीय निर्दयता में कमी लाना, कमी करना इसका काम है। नगरीय सुख सुविधा जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान इत्यादि की व्यवस्था करना भी इसका काम है। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य पर पहलुओं पर अभिवृद्धि करना भी इसका काम है। कब्रिस्तान और शवदाह स्थलों की व्यवस्था करना भी इसका काम है। पशु एवं जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, जो क्रूरता करते हैं उसको रोकना भी इसका काम है। लोक सुख सुविधाएं जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्किंग स्टॉल, बस स्टॉप की व्यवस्था करना काम है। और वधशाला तथा चर्म शोधक शालाओं का विकास करना काम है। जन्म और मृत्यु और विवाह प्रमाण पंजीकरण का काम भी ये करती है, पंजीकरण प्रमाण पत्र भी देती है। समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी, उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में पंचायत विभाग ने 6,536 करोड़ की राशि आवंटित की है। 6,536 करोड़ की राशि आवंटित की है। अब हम देखते हैं आगे, ये कार्य याद रखना है दोस्तों, नगरीय प्रशासन के कार्य यहां दिए हुए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन सा कार्य नगरीय प्रशासन का नहीं है, इसलिए एक बार इसको अपने को पढ़ लेना है, पढ़ेंगे तो याद रहेगा। पंचायती राज से संबंधित अन्य फैक्ट और मुद्दे दिए हुए हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ग्राम सभा का आयोजन होता है ना, ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। तो ग्राम सभा के बारे में कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 243 के ए में दिया हुआ है ग्राम सभा के बारे में, है ना। इसका आयोजन वर्ष में कम से कम 4 बार होना अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य ग्राम सभा के विकास के लिए प्रस्तावित कार्यों को क्रियान्वित करना है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, ग्राम सभा को किस में परिभाषित किया है? अनुच्छेद 243 के ए में। ग्राम सभा में ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं को मिलाकर बनती है। ग्राम सभा का गठन का उद्देश्य अप्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार का आम जनता के हाथ में सौंपना है। ग्राम सभा गठन करने का उद्देश्य अप्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना है, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक में 1/3 यानी 20% कोरम होना आवश्यक है, यानी 20% सदस्य, ग्राम के 20% सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कितने उपस्थित? 1/5 है ना, और 20% कोरम होना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला आवश्यक है, उसकी बैठक में 1/3 महिला भी आवश्यक है ना। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक महीने में एक बार होनी आवश्यक है। दोस्तों ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक महीने में एक बार होना आवश्यक है। पहले 3 माह में एक बार होती थी, प्रत्येक महीने में एक बार होना आवश्यक है। और वर्ष में कम से कम 4 से 5 बार होना आवश्यक है। एक तो 26 जनवरी को होना आवश्यक है, 26 जनवरी, 1 मई को होना आवश्यक है। दोस्तों 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। 15 अगस्त को भी आयोजित होना आवश्यक है। 15 अगस्त के बाद गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन भी आवश्यक है, 2 अक्टूबर, और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को भी आवश्यक है। ऐसी 5 तारीख चुनी गई है जो आवश्यक है। एक तो 26 जनवरी हो गई, दूसरी 1 मई हो गई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 अप्रैल, ये सब आवश्यक है। ग्राम सभा के बारे में समझ में आ गया, बता दिया मैंने, है ना। ग्राम सभा के बारे में अब बात करते हैं अपन। अगला, पंचायत में महिला का आरक्षण कितना है उसके बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्य में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। 50% आरक्षण दिया गया है। संविधान के हिसाब से 1/3 आरक्षण के बारे में बताया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत चुनाव में दिया है ना। और उसके अलावा बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा भी ऐसे राज्य है जिसने 50% दिया है। अगला बात करेंगे मध्य प्रदेश पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है। इस मासिक पत्रिका का नाम क्या है? मध्य प्रदेश पंचायिका है। इसका प्रकाशन भोपाल से मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायिका का प्रकाशन किया जा रहा है भोपाल से। अगला बात करेंगे अपन यंत्रदूत ग्राम। मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है एक बार, यंत्रदूत ग्राम किसे कहा जाता है? तो पूरी तरह से यंत्रीकृत गांव को यंत्रदूत ग्राम कहा जाता है। पूरी तरह से ऑप्शन ऐसे ही दिया था, पूरी तरह से यंत्रीकृत गांव को यंत्रदूत ग्राम कहा जाता है, याद रखना है, पूछा गया है। अब इधर साइड बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम हेल्पफुल देख लेते हैं। चुनाव में न्यूनतम आयु, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 उम्र चाहिए, है ना। मुख्यमंत्री और विधायक के लिए, क्योंकि ये विधानसभा के सदस्य होते हैं, और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 है, तो मुख्यमंत्री और विधायक के लिए 25 है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 उम्र है दोस्तों। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 35 है। सरपंच और
पंच के लिए 21 है, सरपंच और पंच के लिए 21 है, और उपसरपंच के लिए 21 है। महापौर के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, है ना। 25 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो जब भी वो महापौर का फॉर्म भर सकता है। तो इसको याद रख लीजिए, एक बार बता दिया मैंने, याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। ग्राम स्वराज योजना दोस्तों 26 जनवरी 2001 को संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना लागू की गई थी। ग्राम स्वराज योजना लागू की गई थी। महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम स्वराज योजना लागू हो, है ना, लागू हो। तो गांधी जी ने जमींदार व्यवस्था, छुआछूत, अशिक्षित के कारण गांवों की दुर्दशा देखी थी। इसलिए गांधी जी ग्रामों का विकास ग्राम स्वराज के माध्यम से चाहते थे। वे चाहते थे कि ग्राम स्वावलंबी बने और ग्राम का हर परिवार भी स्वावलंबी हो, है ना। इसलिए महात्मा गांधी ने चाहा था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 26 जनवरी 2001 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू की गई थी। पूछा जा सकता है तारीख 26 जनवरी 2001। अगला है दोस्तों समावेश। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए समावेश नामक एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया है। तो समावेश क्या है? महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए समावेश नामक एक गैर सरकारी संगठन है। समावेश क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। तो दोस्तों यह संस्थान जबलपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्या है आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं ये, है ना। तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर की स्थापना 1964 में आदिवासी और सामुदायिक विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख प्रतिष्ठान संस्थानों में से एक के रूप में की गई थी। 1967 में मध्य प्रदेश सरकार ने संस्था का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया और काम कर रही है ना, काम कर रही है। तो 1994 में महात्मा गांधी की 125वें जन्म पर संस्थान का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है। महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। जून 1996 में भारत सरकार ने इसे स्वायत्त शाही संस्था बना दिया है दोस्तों। स्वतंत्र शाही संस्था बना दिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, याद रखना है ना। तो क्यों की गई थी तो मैंने बता दिया, ग्रामों के विकास के लिए, है ना, वो रिसर्च हो सके, आदिवासी सामुदायिक विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने के मामले में की गई थी। आगे बात करेंगे अपन पंच परमेश्वर योजना की। तो एक योजना लाई गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा 9 जनवरी 2012 को शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण करना है। ग्राम पंचायतों को सुधारना, उसका सशक्तिकरण करना, उसको बढ़ाना, इसका काम है दोस्तों। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित राशि देखेंगे तो ग्राम पंचायत की जनसंख्या दी हुई है और इधर साइड आवंटित राशियां दी हुई है। तो 2000 तक की जनसंख्या के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2 से 5000 तक की जनसंख्या के लिए 8 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं और 5 से 10,000 तक की जनसंख्या के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं और 10,000 से अधिक जनसंख्या के लिए 15 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं पंच परमेश्वर योजना के तहत, याद रखना है। अगला बात करेंगे अपन पंचायत दर्पण। पंचायत दर्पण पंचायतों की योजना को मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वित करने शासन द्वारा निर्मित वेबसाइट का नाम है दोस्तों। शासन के द्वारा निर्मित वेबसाइट का नाम है। 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई थी ये पंचायत दर्पण नामक वेबसाइट। क्वेश्चन आ सकता है पंचायत दर्पण क्या है? तो पंचायत दर्पण पंचायत की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है। क्या है? एक वेबसाइट है पंचायत दर्पण। बात करेंगे अपन साइबर तहसील की। साइबर तहसील मध्य प्रदेश में अब, तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों साइबर तहसील के बारे में। तो मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और जमीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। हर 2 जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी। इसके पक्षधारों को बयान ऑनलाइन होंगे, इसके बयान ऑनलाइन दर्ज होंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां साइबर तहसील का गठन किया जाएगा, है ना। तो साइबर तहसील का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अगला बात करेंगे जिला योजना समिति की। तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? जिला योजना समिति 19 मई 1995 में पारित किया गया था। जिले में प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है तब तक वह राज्य सरकार का मंत्री है। मंत्री पद से हटा यानी उसका काम खत्म।
है ना। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति का पदेन सदस्य के रूप में नाम मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तो जो कलेक्टर होता है उसको सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है दोस्तों। अब बात करते हैं अगला, मध्य प्रदेश में अब तक पंचायत चुनाव कितने बार हो चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं 5 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, 5 बार। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के गठन के बाद पंचायत आम चुनाव 5 बार हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कितने बार हुए हैं, आ भी चुका है एक बार क्वेश्चन, 5 बार हुए हैं, है ना, 5 बार हुए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। उसके पश्चात अब तक 5 बार आम चुनाव निर्वाचित हो चुके हैं, आम चुनाव का निर्वाचन हो चुका है, तो पहला कब हुआ था 1994 में, है ना, दूसरा हुआ था 1999 में, तीसरा हुआ था 2004 में, चौथा हुआ था 2009 में, पांचवा हुआ था 2014 में दोस्तों, 2014 में। खास करके दिसंबर के टाइम पे होते हैं ना, इसलिए दिसंबर जनवरी हो जाता है कि नहीं, इसलिए दिसंबर जनवरी हो जाता है, इसलिए 94 95 दिया है, 99 2000 दिया है, 2004 2005 दिया है, 2009 2010 दिया है, 2014 2015 दिया है। इसका मतलब 5 बार हुए। और अगला आम चुनाव, अगला पंचायत चुनाव आम चुनाव 2022 में प्रस्तावित है दोस्तों, 2022 में प्रस्तावित है। कोरोना की वजह से लेट हो गया, क्योंकि पंचायत चुनाव कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गठन याद रख लो, 5 बार हुए हैं अब तक। सन भी याद रखना है ना, सन भी याद रखना है ना, सन भी याद रखना है। 5-5 साल का अंतर है देखो, और ये यहाँ पे 5 का अंतर नहीं है, काहे कि यहाँ कोरोना आ गया था, इस वजह से यहाँ 2022 भी गया, 23 चालू है, 23 में भी अभी तक नहीं हुए, है ना। तो ये समझ में आ गया, ये इसको समझो। नहीं, 2022 में हो चुका है ना दोस्तों, 2022 में हो चुका है। तो ये समझ में आ गया क्या, ये देखो, है ना, ये समझ में आ गया यहाँ से। अब बात करते हैं और क्या बचा है। तो यहाँ पे देख लो समाचार पन्नों में जो बातें छपी थी, नगरीय स्थानीय चुनाव में जमानत राशि। तो दोस्तों जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे राशि जमा करना पड़ता होता है ना, राशि जमा करना पड़ता है। तो जमानत राशि होती है दोस्तों, जब फॉर्म भरते हैं तो जमानत राशि जमा करना पड़ता है। अगर अपन 1/6 यानी कि 16.66% वोट अगर नहीं ले पाते तो जमानत राशि जब्त हो जाती है, जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो कितनी जमानत राशि है, नगर निगम का महापौर के लिए 20,000 रुपये है, पहले ज़्यादा थी अब बढ़ गई है ना, पहले कम थी अब बढ़ गई है ना, 20,000 हो गई है। नगर निगम का परिषद बनना है यानी सदस्य बनना है, नगर निगम का चुनाव लड़ना है, और जो सदस्यों का चुनाव लड़ना है, सदस्यों को तो ही पार्षद कहा जाता है, तो 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। नगर पालिका का पार्षद बन के लिए है 3,000, और नगर परिषद यानी नगर पंचायत का पार्षद के लिए 1,000, नगर पालिका के पार्षद के लिए 3,000, नगर परिषद यानी नगर पंचायत के पार्षद के लिए 1,000। तो इसको भी देख लेना एक बार। महापौर के लिए 20,000 है, नगर निगम का पार्षद के लिए 5,000 है, नगर पालिका के पार्षद के लिए 5,000 है, नगर परिषद को ही नगर पंचायत कहते हैं, उसके पार्षद के लिए 1,000 रुपये है ना। ये जमानत राशि जब्त हो जाती है दोस्तों, अगर वो जो उसका क्राइटेरिया पूरा ना किया हो, 1/6 वोट नहीं लिए हो तो। समझ में आ गया, वहां के जितने भी वोटरों में से। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख पद और उनकी चुनाव प्रक्रिया देख लेते हैं। तो विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब अपन डायरेक्ट जाके जिसको वोट देते हैं उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और अपन ने किसी को वोट दे दिया और उन लोग किसी और को वोट दे रहे हैं उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उपसरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। अपन लोग पंच लोग को चुन लेते हैं, पूरे पंच लोग को चुनते हैं, और वो पंच मिलके उपसरपंच को चुनते हैं, है ना। जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जनपद देखो, जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात हो रही है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, है ना, जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जनपद पंचायत के सदस्यों को तो ही क्या बोलते हैं, बीडीसी, सदस्यों को ही बोलते हैं बीडीसी। तो जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और जनता द्वारा होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, सदस्यों को ही तो बीडीसी कहते हैं। अगला जिला पंचायत सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत के सदस्य यानी जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, याद रखना है। अगला नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अध्यक्ष का भी और सदस्य का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो मैंने बोला उस पर ध्यान देना है, बिल्कुल सही बता रहा हूं। अगला है नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव, नगर पालिका का अध्यक्ष जो होता है वो मेयर ही होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है ना, याद रखना है। तो इसके सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मेयर की बात करेंगे, मेयर जिसे महापौर कहते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है दोस्तों, है ना, प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट अपन वोट देते हैं और चुना जाता है। तो इसको एक बार याद रख लेना, ऐसा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, है ना, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने नगरीय प्रशासन संबंधित फैक्ट डिस्कस किए। 74वां संविधान संशोधन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन में भाग 9 का कार्य जोड़ा गया था दोस्तों। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को संगठन और कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिए गए थे। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन, और 18 विषय शामिल किए गए थे। नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद रखना है, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन, है ना। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे वो जब। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस लेक्चर में हमने नगरीय प्रशासन व्यवस्था डिस्कस की है। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अगले इसमें। इसके पहले पंचायती राज्य को भी डिस्कस कर चुके हैं, देखना ना भूले। थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्ते।